नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब सकुशल हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस आ चुका है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अभी तक अपने वीडियोस बनाए भी हैं, हमने अपनी क्लास ली भी है। तो उम्मीद है कि वो क्लास आपको समझ में भी आ रही होगी। फिर भी देखिए, जैसा पहले मैं कह रहा था उसी अकॉर्डिंग मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी बिंदु को लेकर के आपके कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ये सब चीज़ें आपको भी अच्छी तरह से पता है। तो इसी के साथ अपन आज की क्लास भी शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और देखिए, पिछली क्लास में जैसा कि आपने देखा कि पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में हमने पढ़ा था। तो पानीपत के तृतीय विश्व युद्ध जो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ, वो तृतीय युद्ध जो है वो इतना प्रभावी रहा कि वहां से मराठों और मुगलों दोनों के ही साम्राज्य को संकट उत्पन्न हो गया, दोनों के ही शासन को संकट उत्पन्न हो गया। यानी एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में वो परिवर्तन का एक सबसे बड़ा कारण रहा, जिसको हम पानीपत के तृतीय युद्ध के रूप में जानते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के रूप में हम जिसको पढ़ते हैं। और वहां से जो सबसे बड़ा शासन सामने आया, या वहां से जो बड़े शासन के रूप में तंत्र सामने आया, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जिसको हम ब्रिटिश शासन के रूप में जानते हैं, ब्रिटिश शासन के रूप में देखते आए हैं। उसे शुरुआत उसकी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के रूप में हुई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग जो थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो भारत में आई थी व्यापार के उद्देश्य से। लेकिन धीरे धीरे इसने यहाँ की परिस्थितियों को भांपा, यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को देखा, और यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को देखने के बाद, राजनीतिक परिदृश्य को समझने के बाद इसने क्या पाया कि यहाँ के जो सम्राट हैं, या यहाँ का उस समय का जो शासन है, वो इतना कमजोर और शिथिल है कि उस पर कोई भी आधिपत्य अपना स्थापित कर सकता है, आसानी से अपना आधिपत्य जमा सकता है। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, उस 1757 के प्लासी के युद्ध से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। और इस प्रक्रिया के बाद जब 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच था, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, उस तृतीय युद्ध से ये तस्वीर और भी साफ हो गई कि किस प्रकार यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित किया जा सकता है, या यहाँ के जो शासक हैं उन शासकों को किस तरह से आपस में लड़वाया जा सकता है। और यहाँ के जो शासक हैं, यहाँ का जो शासन है, उनकी कमजोरियों का भी पता इन लोगों को लग चुका था, इस कंपनी को लग चुका था। उनकी ताकतों के विषय में भी ये जान चुके थे, किस प्रकार यहाँ पर सरदार, जमींदार वगैरह जो हैं वो सब अपनी भूमिका निभाते हैं किसी भी शासन को चलाने में। ये सारी चीजें इनके सामने आ चुकी थी। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? इस ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ ही एक एक्ट, जिसको हम 1773 का, कब का? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। यानी एक अधिनियम है। जैसे कि वर्तमान में अधिनियम पारित होते हैं, ठीक उसी तरह से उस समय भी अधिनियम पारित किए जाते रहे थे। कई अधिनियम ऐसे आए जिनको में संशोधन भी करना पड़ा, तो वो संशोधन की प्रक्रिया भी वहीं से चलती आ रही है, जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो परेशानियां थी, इसमें जो कमियां रही, उन कमियों को दूर करते हुए 1781 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट जिसको हम कहते हैं, उसके विषय में भी आज हम पढ़ेंगे। तो एक तो हमारा बिंदु होगा आज का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और दूसरा होगा उसका संशोधन करते हुए 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, तो कंपनी का जो शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, उस कंपनी के शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 1773 में, कब? 1773 में एक एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश संसद में, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ये चीज़ हमने ऊपर देख ली है।
कि ब्रिटिश संसद में क्यों, क्योंकि ब्रिटिश संसद के द्वारा ही यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी गई थी, या यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद के द्वारा ही शासन संचालित कर रही थी। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये हुआ, कहने का अर्थ ये है कि इन लोगों को तरीका बताया जाता था ब्रिटिश संसद के द्वारा, और उसी तरीके के आधार पर या उसी तरीके के अंतर्गत ये लोग यहाँ पर शासन चला रहे थे, अपना शासन इन्होंने यहाँ पर स्थापित कर रखा था। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो एक्ट पारित किया गया, उस एक्ट का नाम क्या रखा, रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो सुधार किए गए, जो परिवर्तन किए गए, यानी ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन चला रही थी, उस शासन में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहली चीज तो ये थी कि जो बंगाल रेजिडेंसी थी, क्योंकि बंगाल ही उस समय पर रेजिडेंसी, एक ऐसी रेजिडेंसी थी या ऐसा स्थान था, रेजिडेंसी एक ऐसा स्थान था जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां से अपना सारा शासन संचालित करती थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल में ही अपनी कह सकते हैं जिसको एक अपना ऑफिस बना रखा था, और उस ऑफिस के माध्यम से ही ब्रिटिश कंपनी जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना शासन संचालित कर रही थी। फिर तो हुआ क्या कि बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है या बंगाल की जो रेजिडेंसी है, इस प्रेसिडेंसी को बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, कहाँ कहाँ की, एक तो बम्बई की और दूसरा है मद्रास, जिसको वर्तमान में हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। बम्बई को आज हम मुंबई कहते हैं और मद्रास को चेन्नई। तो ये उस समय के 4 महानगर हैं, जैसे कि बंगाल का कोलकाता आज के महानगरों में है। तो उस समय जो बंगाल पहले सर्वोच्च था प्रेसिडेंसी के रूप में, उस प्रेसिडेंसी के साथ साथ 2 और बम्बई और मद्रास, इनको भी उच्चतर कर, इनको भी पहले इसके बराबर मान्यता प्राप्त थी या बराबर अधिकार थे, लेकिन अब बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उसको सर्वोच्च कर दिया गया, यानी इसका सबसे ऊंचा पद कर दिया गया। और साथ ही साथ बंगाल का जो गवर्नर का पद है, उस गवर्नर के पद को किस में तब्दील कर दिया गया, गवर्नर जनरल के रूप में, गवर्नर जनरल के पद के रूप में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। तो ये तो रही पहली बात। और दूसरी बात, इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक समिति को भी स्थापित कर दिया गया, जिसको हम परिषद कह सकते हैं। तो 4 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण कर दिया गया, परिषद की स्थापना कर दी गई। और इसके साथ साथ गवर्नर जनरल और परिषद को यह अधिकार भी दे दिया गया कि वो कंपनी के क्षेत्र जितने भी हैं और अधीनस्थ राज्यों की जो शासन व्यवस्था है उसके लिए नियम बनाएगा और अध्यादेश जारी करेगा। यानी जिस तरह से आज होता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने अध्यादेश जारी करता है सरकार की सिफारिश के आधार पर, उसी तरह से इन 4 सदस्यों की परिषद की सिफारिश के आधार पर गवर्नर जनरल जो है वो क्या करेगा, नियम बनाएगा और अध्यादेश जारी करेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है, जैसे आज है सुप्रीम कोर्ट, ठीक उसी तरह से उस समय भी था, या इस एक्ट के अधीन भी ये नियम रखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायालय क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पंजीकृत होने के बाद भी, यानी एक तरह से जो नियम गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया इन 4 सदस्यों की परिषद की सिफारिश पर, उसको भी 2 वर्ष के अंदर अंदर वापस कर सकता था, यानी इसको निरस्त कर सकता था। यानी आज क्या होता है कि अध्यादेश लाया जाता है, वर्तमान में यही प्रक्रिया है कि अध्यादेश लाया जाता है और अगर 6 माह के अंदर अंदर उस पर विचार नहीं किया जाए संसद के द्वारा तो उसे निरस्त मान लिया जाता है। यानी अगर उस पर प्रस्ताव पारित नहीं किया जाए तो उसे निरस्त मान लिया जाता है, स्वतः निरस्त मान लिया जाता है। ठीक वैसा ही उस समय किया गया कि अगर 2 वर्ष के अंदर अंदर सर्वोच्च न्यायालय उस पर अधिकार से उसको बाहर कर देता है या उसको अधिकार सीमा से बाहर कर देता है तो वो क्या माना जाएगा, निरस्त माना जाएगा। तो पहला परिवर्तन तो रहा ये वाला। फिर सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है उसमें या उसके लिए इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये बताया गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की जाएगी। कहाँ पर, कलकत्ता में। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि जो बंगाल है वहाँ का कलकत्ता
महानगरों की गिनती में आता था, तो वो जो कलकत्ता है वो यही वाला है, जिसको आज हम कोलकाता के रूप में जानते हैं। तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसको यानी ये जो न्यायालय है वो क्या करेगा? फौजदारी, दीवानी और धार्मिक जितने भी क्षेत्र होंगे उनमें न्याय करने का पूरा पूरा दायित्व या पूरा पूरा अधिकार किसके पास होगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास। कैसे कैसे? फौजदारी, दीवानी और धार्मिक। यानी एक तरह से आप यूं मान लीजिए कि सभी तरह के जो मामले होंगे उन सभी तरह के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार किसको होगा? सर्वोच्च न्यायालय को। जैसे कि किसी तरह की लूट खसोट होती है तो फौजदारी, और दीवानी जो है वो वित्तीय मामलों से जुड़ी हुई होती है, और धार्मिक जैसे वर्तमान में राम मंदिर का चला था काफी, वो धार्मिक मामला है एक तरह का। तो जिस तरह से वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय सारे तरह के फैसले लेने में सक्षम है, ठीक उसी तरह से उस समय पर भी सर्वोच्च न्यायालय को ये सारे अधिकार दिए गए। और साथ ही साथ इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी प्रस्ताव रखा गया, ये भी बात रखी गई कि भारत के राजस्व से संबंधित, किससे? रेवेन्यू से, यानी भारत की जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू से या राजस्व से संबंधित जितने भी मामले होंगे वो कंपनी के संचालकों के द्वारा कहाँ पर? ब्रिटिश वित्त विभाग जो है, क्या? ब्रिटिश वित्त विभाग के समक्ष रखे जाएंगे। वित्त विभाग के समक्ष रखे जाएंगे, यानी उनके सामने वो पेश किए जाएंगे। यानी जिस तरह से वर्तमान में बजट पेश होता है, एक तरह से आप यूं मान लीजिए कि वर्तमान में हम जो बजट पेश करते हैं या हमारी सरकार जो बजट पेश करती है, ठीक वैसा ही प्रस्ताव इस ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखा गया कि जितने भी राजस्व से संबंधित मामले होंगे उनको वो ब्रिटिश वित्त विभाग के समक्ष पेश करेगी, रखेगी। और गवर्नर जनरल की और न्यायाधीशों की वेतन वृद्धि करके रिश्वत और भेंट आदि पर भी इस एक्ट के द्वारा रोक लगाएगी। यानी एक तरीका क्या हुआ? वेतन वृद्धि का। यानी इससे वेतन वृद्धि से ये जो क्या कह सकते हैं उसको, रिश्वत या भेंट, इस पर रोक कैसे लगेगी? क्योंकि अगर उनको अच्छा वेतन प्राप्त होगा तो उनका मन जो है वो अतिरिक्त धन की तरफ आकर्षित नहीं होगा, और ऐसे में वो निष्पक्ष निर्णय कर पाएंगे। तो इसीलिए इनका वेतन वृद्धि किया गया, ताकि ये जो लोग हैं वे रिश्वत या भेंट की जो परिपाटी है उससे मुक्त हो जाए या उसकी ओर आकर्षित ना हो। तो ये सारे जो बातें मैंने बताई ये रेगुलेटिंग एक्ट की थी। और इसी में एक चीज और थी कि कंपनी के जितने भी संचालक हैं उनका समय जो है, यानी इनका जो इस कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके जितने भी लोग संचालित करेंगे व्यवस्था को भारत में रह करके, उन संचालकों का समय अब कितना कर दिया गया? 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। तो 1 वर्ष से 4 वर्ष का इनका समय कर दिया गया। और साथ ही साथ ये कह दिया गया कि 24 जो सदस्य हैं उन 24 में से कोई भी 6 सदस्यों को प्रति वर्ष सेवा मुक्ति प्रदान की जाएगी या सेवानिवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी एक तरह से रिटायरमेंट जिसको हम कहते हैं, रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से प्रति 2 वर्ष में, वर्तमान में आज भी प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य, उनको पदमुक्त कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से यानी उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से उस समय था कि कंपनी के जो सदस्य हैं 24, उन 24 में से 6 को हर वर्ष रिटायर कर दिया जाएगा और उनकी जगह नए सदस्यों को स्थान दिया जाएगा, नए सदस्यों को अहमियत दी जाएगी, मौका दिया जाएगा। तो ये बातें थी पिट्स इंडिया एक्ट की, जो परिवर्तन रेगुलेटिंग एक्ट में जो परिवर्तन किए गए उनकी, कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में पारित किया गया उसमें क्या क्या मुख्य बातें थी। फिर बात अगर हम करें तो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों के विषय में हम बात कर सकते हैं कि इसमें कुछ कमियां भी तो रही होंगी जिनकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा है। 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन करना पड़ा। कहने का मतलब 1773 में संशोधन करके पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करना पड़ा। तो इसके जो दोष थे वो क्या था कि सबसे पहला दोष तो ये था कि एक अस्पष्ट अधिनियम था। अब इसको अस्पष्ट क्यों कहा? क्योंकि हर एक चीज को एक दूसरे में उलझाया हुआ रखा। जैसे बंगाल रेजिडेंसी को इन दोनों से ऊपर कर दिया गया तो क्या इन दोनों का महत्व खत्म हो गया?
फिर दूसरी बात, गवर्नर जनरल का जो पद है उसको गवर्नर जनरल में बदल दिया गया, लेकिन उसको सलाह देने के लिए 4 सदस्यों की परिषद दे दी गई, यानी ये इसके कहने पर काम करेगा। फिर 24 में से 6 प्रतिवर्ष रिटायर्ड होंगे, तो इसमें भी जो बाकी के लोग हैं वे कब रिटायर होंगे और उनका क्या भरोसा है। और ऐसे ही जो फौजदारी वगैरह जो न्यायालय हैं या जो सर्वोच्च न्यायालय, उसको सारे अधिकार दे दिए गए, सभी तरह के दे दिए गए। अब दूसरी बात, गवर्नर जनरल जो नियम बनाएगा, अध्यादेश जो जारी करेगा, उसको 2 वर्ष के अंदर अंदर सर्वोच्च न्यायालय निरस्त कर सकता है। तो हकीकत में, वास्तविकता में सर्वोच्च जो अधिकार था वो किसके पास रहा, ये इसमें स्पष्ट नहीं था। दूसरी बात थी, इसमें यह अनुमान लगाना भी कठिन था कि वास्तविक सत्ता का जो सम्राट था वो कौन था। यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन चला रही है, उस शासन के अंतर्गत सर्वोच्च अधिकार किसके पास है। जैसा कि मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हर एक मामले में हस्तक्षेप कर सकता था। तो ऐसे में जो अधिकार हैं वो अधिकार वास्तविकता में किसके पास है ये कहना निश्चित नहीं था। और परिषद में निर्णय लेने का तरीका गलत था, जिसके कारण जो गवर्नर जनरल है उसके आदेश का कोई महत्व नहीं रहा। जैसा कि मैंने अभी बताया, स्पष्टता के आधार पर कि जो 4 सदस्यों की समिति है वो सलाह देगी। तो ऐसे में क्या गवर्नर जनरल केवल सलाह मानने के लिए है, सर्वोच्च पद होते हुए भी। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का भी यही काम रहता है कि वो केवल सलाह मानता है, या उसको मंत्री परिषद और उसके सचिव वगैरह जैसी सलाह देते हैं, वो उस सलाह के आधार पर कार्य करता है। प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद, ये सब लोग सलाह जिस आधार पर देते हैं उसी सलाह के आधार पर वो कार्य करता है। तो ऐसे कुछ ऐसी ही परिस्थितियां गवर्नर जनरल की थी। तो ये कह पाना कठिन था कि गवर्नर जनरल का पद जो सर्वोच्च पद माना गया वो वास्तविकता में सर्वोच्च है भी। और सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है और उसकी जो शक्तियां हैं वो भी अस्पष्ट थी, क्योंकि एक तरफ से तो कह रहे हैं कि फौजदारी, दीवानी, धार्मिक सभी तरह के मामलों में वो सुनवाई कर सकते हैं, अध्यादेश को निरस्त कर सकते हैं 2 वर्ष के अंदर अंदर। तो ऐसे में जो गवर्नर जनरल है और जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन दोनों में से वास्तविक अधिकार किसके पास है, हकीकत में बड़ा कौन है, ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत कठिन हो रहा था। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी कुछ विशेषताएं, उसके कुछ दोष। उम्मीद है को ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने जितना आपको समझाना चाहा, एक्सप्लेन करना चाहा, वो एक्सप्लेन आप कर पाए, समझ पाए होंगे। एक्सप्लेनेशन मेरा कामयाब रहा होगा। फिर भी अगर कोई कारण है, कोई संकट है, तो आप मुझे, या कोई समस्या है, कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चलेंगे, स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई देंगे, उन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारे चैनल को जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उस कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे बढ़िया उम्मीद या सबसे ज़्यादा जो उम्मीद मुझे आपसे है वो इसी मामले को लेकर के है कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह अवश्य करेंगे। और वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखने पर ही आपकी क्लास कंप्लीट होती है। विदाउट क्लास कंप्लीट हुए कोई भी टॉपिक क्लियर होना पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो पहले मैंने क्लासें ली आपकी, उन क्लासों में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लेकिन आज मैंने केवल आपको इतना बताया है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो क्या था और उसके दोष क्या थे। अब इसको पॉइंट वाइज आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो से इस चीज़ का फिर से ध्यान रखूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए थैंक यू।